Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Haroon and my roll number is 862986. Today my assignment topic is quality control chart. So first of all we see what is quality. The word quality represents the properties of product and services that are valued by customer. यानी ख़रीदार अगर किसी प्रोडक्ट की कोई खसूसियत बता दे तो वो उसकी क्वालिटी बन जाती है। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल? किसी भी चीज़ को मैयर और चेक करने के लिए और उसका मुआयना करने का जो तरीक़ाकार होता है वो उसे हम कंट्रोल कहते हैं, और ये हमें सजेस्ट करता है कि हमें कब मुआयना करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट बेसिकली एक ग्राफ होता है जिस पे हम स्टडी करते हैं कि कितने टाइम बाद कितनी चेंजेस आई हैं। मसलन जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो वहाँ पे 3 शिफ्टें होती हैं, एक फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितनी चेंज आई है प्रोडक्ट बनाते हुए, सेकंड में और थर्ड में, इन तीनों को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें अगर कोई एरर हो तो हम कंट्रोल चार्ट की मदद से रिमूव कर लेते हैं। कंट्रोल चार्ट के पास हमेशा एक सेंट्रल लाइन होती है। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक सेंट्रल लाइन होती है जो एवरेज के लिए होती है, एक अपर लाइन होती है वो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए होती है, एक लोअर लाइन होती है जो लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए होती है। अगर कोई प्रोडक्ट ग्राफ बनाते हुए अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर जाए या लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर जाए तो ऐसा प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के कंट्रोल से बाहर होता है और वो प्रोडक्ट ख़राब होता है, जिसको हम उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसको फिर हम रिमूव करते हैं कंट्रोल ग्राफ की मदद से। और ये जो लाइंस होती हैं ये हम लोग उस डेटा से डिटरमाइंस करते हैं। ये कैसे करते हैं हम आगे जाके देखेंगे। व्हेन टू यूज़ ए कंट्रोल चार्ट, हम एक कंट्रोल चार्ट कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। जब कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें से हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कंट्रोल चार्ट की मदद से। कंट्रोल चार्ट की मदद से कोई भी प्रोसेस कितना हमें आउटकम देगी उसका हम लोग पता लगा सकते हैं, उसकी रेंजेस का हम पता लगा सकते हैं। एक प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है उसका हम लोग कंट्रोल चार्ट की मदद से पता लगाते हैं, और ये हम अपर और लोअर लिमिट की मदद से पता लगाते हैं। एक प्रोसेस के अंदर कितनी वेरिएशंस आ रही होती हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कंट्रोल चार्ट की मदद से, और हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो सकती है, और ये अगर ये जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है आया ये प्रोडक्ट मार्केट में देने के काबिल है या नहीं है, ये हम सारा का सारा कंट्रोल चार्ट की मदद से पता लगाते हैं। कंट्रोल चार्ट का बेसिक प्रोसीजर, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक अप्रोप्रिएट चार्ट को यूज़ करना है फॉर डाटा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। फिर हम लोग टाइम पीरियड फॉर कलेक्टिंग और प्लॉटिंग डाटा डिटरमाइन करेंगे। फिर हम लोग एक चार्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस डाटा को उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल चार्ट के ऊपर कंट्रोल सिग्नल को देखेंगे, फिर एक मार्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन को काज करेगा कि आखिर अगर कोई प्रॉब्लम बना है तो क्यों और कैसे बना है, और उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे यहाँ तक कि एक न्यू डाटा प्लॉट हो जाए जो कंट्रोल सिग्नल हो वो हमारे कंट्रोल के अंदर हो जाए। टाइप्स ऑफ चार्ट्स, दो तरह के चार्ट्स होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं एट्रीब्यूट चार्ट्स। वेरिएबल चार्ट्स वो होते हैं जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और एट्रीब्यूट्स चार्ट्स वो चार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम क्वालिटी को चेक करते हैं। वेरिएबल चार्ट्स की आगे 2 टाइप्स हैं, एक्स बार चार्ट और पी चार्ट, आर चार्ट। हम ये वाला सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये वाले 2 इंक्लूड हैं। तो एक्स बार चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी जो हमारे पास वेरिएबल होती है उसका हम मीन्स को मेजर करते हैं, और आर चार्ट के अंदर हम उसकी रेंजेस को मेजर आउट करते हैं।
एट्रीब्यूट चार्ट की भी आगे टू टाइप्स हैं, एक सी चार्ट और एक पी चार्ट। सी चार्ट के अंदर हम डिफेक्ट जितनी भी डिफेक्टिव्स आती हैं ना, पर डे हो सकती हैं, तीनों शिफ्ट के अंदर आ सकती हैं, एक बैच कितनी डिफेक्टिव्स ला सकता है या पर मशीन, तो हम उसको नोट करते हैं। जबकि पी चार्ट के अंदर हम इसकी परसेंटेज को ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। अब हम देखते हैं एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट बेसिकली एक ऐसा चार्ट होता है कि गुज़रते हुए टाइम में किसी भी प्रोसेस की एवरेज या मीन वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए जो चार्ट यूज़ होता है उसको हम एक्स बार चार्ट कहते हैं, और इसको हम मीन चार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस की मीन को मेजर कर रहा होता है। मीन्स से यहाँ पे मुराद ये है कि हमारे पास जो जब हम कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शंस करवा रहे होते हैं तो हम उसके डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, उन सब सैंपल की जो वैल्यू आती है उनको सम करके ओवर टोटल नंबर ऑफ सैंपल पे डिवाइड करते हैं, इस तरह हम उसकी मीन निकालते हैं। कैलकुलेशन फॉर मीन चार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कलेक्ट करना है डाटा ऑफ डिफरेंट सैंपल, जो सैंपल एटलीस्ट 15 to 20 होने चाहिए। फिर आप उसकी मीन कैलकुलेट करोगे, फिर आप मीन का मीन कैलकुलेट करोगे जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन या एक्स डबल बार कहेंगे, और इसी को हम लोग सेंट्रल लाइन के तौर पे यूज़ करेंगे ग्राफ के अंदर। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, फिर हम उसकी अपर और लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्स बार एक्स डबल बार जो चार्ट है, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार, तो उसके लिए हम कुछ सैंपल डिफरेंट सैंपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना मैं कुछ सैंपल्स लिखता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज करें एक सैंपल है मैथ्स के लिहाज से, उसकी वैल्यू है 504। एक और है उसकी वैल्यू है 476। एक और है और उसकी वैल्यू है 505। इस तरह हम, ये आपके पास था सैंपल, यानी कि पहले सैंपल के 3 डिफरेंट मैसेज। फिर हम दूसरा लेते हैं, उसमें अगर जब हम उसकी डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसमें हमारे पास वैल्यू आती हैं 521 प्लस 493 प्लस 510। इस तरह हम एक और लेते हैं जिसमें वैल्यू आती हैं 505 प्लस 483 प्लस 509। सपोज करें हम लोगों ने ना कैलकुलेशन की हुई है, तो अब हम सबसे पहले हम के एक्स बार को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो एक्स बार को मेजर करने का तरीका ये होगा कि 564 प्लस 764 मतलब 564 प्लस 476 प्लस 505 को आप जमा करोगे और इसको 3 पे डिवाइड कर दोगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की मीन को मेजर कर सकते हैं। सपोज़ करो हमारे पास वो आंसर आता है 501। जब हम इन तीनों को मेजर करके 3 पे डिवाइड करते हैं तो 501 जो होगा ना वो हमारे पास एक्स बार होगा। इस तरह एक और क्वांटिटी जैसे सेकंड वाली है 521 प्लस 493 500 प्लस, इसके हमारे पास आती है 507 एक्स बार की वैल्यू। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है उसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है, अगर हम उसको उसका एक्स बार निकालें तो वो आती है 503। यानी हमारे पास अब एक्स बार की 3 वैल्यू आई। वैसे तो ये तकरीबन कोई हमने 15 या 20 प्रोडक्ट की लेनी है, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली आपको सारे फार्मूले समझाना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई हैं, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स बार की। एक आई है 501, एक आई है हमारे पास 507 और एक हमारे पास आई है 503। अब एक्स डबल बार यानी मीन का मीन कैसे लेते हैं। अब हम लोगों ने ये जो एक्स बार की 3 वैल्यूज़ आई ना हमारे पास 3 यानी ग्रुप्स के अंदर आई हैं, हम इन तीनों के को सम करेंगे, यानी 501 जमा 507 जमा 503। हम इन 3 को जमा करेंगे और फिर उसको
यानी ये 3 ग्रुप में नंबर, यहाँ पे जो के है वो ग्रुप के नंबर को ज़ाहिर करता है, उस पर डिवाइड कर देंगे। यानी 501 जमा 507 जमा 503, हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 501 या 2 के आसपास होगी। तो इससे हम एक्स डबल बार यानी मैयर करते हैं, और वो जो लाइन आएगी वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड के तौर पे यानी सेंट्रल लाइन के तौर पे वर्क करेगी। यानी एक्स डबल बार जो है वो 501 जमा 500 507 जमा 503, और इन तीनों की वैल्यू को जो सब आएगा उसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को हम लोग कैसे मैयर करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यानी कि आप फार्मूला अगर देखें तो एक्स बार प्लस एक्स बार तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, प्लस A2 और आर बार है। तो अब हमें आर बार की वैल्यू बेसिकली चाहिए होती है, यानी कि रेंज की वैल्यू चाहिए होती है। तो पहले हम लोग इसमें आर बार कैलकुलेट करते हैं जो कि रेंज के इक्वल होता है। तो आर बार जो होता है ना वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी अगर मैं दोबारा वो पहली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिखूं जिसमें हम लोगों ने 504 और दूसरी थी 476 और इसके अंदर तीसरी है 505, अगर हम देखें तो इसमें जो मैक्सिमम है ना एक 505 है और जो मिनिमम है वो 476 है। तो हम लोग 505 में से माइनस कर देंगे 476, तो जो हमारे पास आएगी आगे आंसर वो रेंज के इक्वल होगा। तो इस तरह हम लोग इसके अंदर 3 क्वांटिटी ले लेते हैं, मतलब एक पहली आएगी अगर वो आती है 27, दूसरी आती है 30 और तीसरी आती है 31। फिर हम उन तीनों को सब करके 3 पे डिवाइड कर देंगे और इस तरह हम लोग आर बार को कैलकुलेट करेंगे। और इस तरह हमारे पास जब आर बार की वैल्यू आ जाएगी तो वो हम इसके अंदर लोअर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर पुट कर देंगे। अब है A2, ये एक डाटा का कांस्टेंट होता है जो हमारे पास गिवन होता है जब कोई भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास गिवन होती है। तो इसमें इतने फार्मूले यूज़ होते थे एक्स बार चार्ट को कैलकुलेट करते हुए। अब हम स्टडी करते हैं आर चार्ट को। तो आर चार्ट बेसिकली किसी भी प्रोसेस की जो रेंजेस में वेरिएशंस आती हैं ना ओवर टाइम, उसको पढ़ने के लिए हम लोग या उसको ड्रॉ या प्लॉट करने के लिए हम जो चार्ट यूज़ करते हैं उसको हम आर चार्ट कहते हैं, और इसको हम रेंज चार्ट भी कहते हैं। कैलकुलेशन फॉर रेंज चार्ट, सबसे पहले हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं हर ग्रुप की। रेंज का फार्मूला होता है आर मैक्सिमम, यानी उस गिवन वैल्यूज़ के अंदर जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। फिर हम लोग उसका सेंट्रल या कंट्रोल लाइन को मैयर करते हैं, वो हम लोग उस जो हमारे पास आर बार की वैल्यू आती है उसकी हम मीन यानी मीन का मीन लेते हैं। फिर हम फाइंड आउट करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये कुछ फार्मूले थे। तो जो रेंज होती है वो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम होती है। अपर कंट्रोल लिमिट में यहाँ पे D2 और D3 जो है ये एक कांस्टेंट है जो हमारे पास गिवन होंगे, हम आगे अभी ग्राफ के अंदर देखेंगे भी कि ये हमारे पास गिवन होते हैं किसी भी वैल्यूज़ की। और ये जो डबल बार आर है ये कंट्रोल लाइन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक आपके पास ना मतलब वो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं फैक्टर्स हैं जो A2 के लिए मतलब एक्स बार में यूज़ होते हैं, और D3 D4 ये हम लोगों ने जो 2 3 4 5 लिखा होता है ये हम लोगों ने अपने सैंपल के हिसाब से लेना होता है। तो ये जो हमारे पास डाटा था हमारे पास उसके अंदर जो आर बार है उसकी वैल्यू आती है 0.233। तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को मैयर आउट करते हैं। ये एक्स बार का एक चार्ट है। ये जो आपके पास एक नीचे डॉटेड लाइन शो हो रही है, नीचे जो आपके पास एक डॉटेड लाइन शो हो रही है ये आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट है, और वो ऊपर जो आपके पास डॉटेड लाइन शो हो रही है वो अपर कंट्रोल लिमिट है। और ये जो सेंटर में एक लाइन शो हो रही है वो आपके पास कंट्रोल लाइन है। और ये जो इसके नीचे ऊपर नीचे जो आपके पास है ब्लू लाइंस, अब बेसिकली जो कंट्रोल, अब अगर हम जब कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास अगर हम वो हमें कहते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाओ 10 नैनोमीटर की। तो अब
अगर वो प्रोडक्ट जो है वो 9 नैनोमीटर की बना, हमारे पास जो कंट्रोल लिमिट है ना जो दो, अगर वो प्रोडक्ट उसके दरमियान दरमियान में फॉल करती है वो ग्राफ जो है उसको उस प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट हमारे कंट्रोल के अंदर होती है और वो प्रोडक्ट ठीक होती है, मतलब वो 9 हो सकती है, 12 तक जा सकती है, तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर होती हैं। लेकिन अगर वो इस लाइंस को क्रॉस कर लें तो वो प्रोडक्ट फिर आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इस तरह ये आर बार चार्ट है, ये उसकी आपको नज़र आ रही होंगी। अब आर बार चार्ट की जो लोअर लिमिट होती है ना वो ज़ीरो के इक्वल होती है, क्योंकि रेंज जो होती है वो हमेशा ऑलवेज या ज़ीरो के इक्वल होती है या उससे ज़्यादा होती है, वो नेगेटिव के अंदर जाती नहीं, मतलब वो बिलो द ज़ीरो नहीं जाती क्योंकि वो मैक्सिमम टू मिनिमम होती हैं। अब हम देखेंगे दो चार्ट्स जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जो हार्डी की बुक्स में मौजूद हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक़्त हम दो कंट्रोल चार्ट को यूज़ करते हैं, एक है प्रॉपर्टी चार्ट और एक है प्रिसीशन कंट्रोल चार्ट। इन दोनों चार्ट्स के अंदर एक लाइन जो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग मेजर करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी और प्रिसीशन के अंदर भी, और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बाउंड्री लाइंस भी होती हैं, जो कि हम लोग उस वैल्यूज़ के अंदर जो वैल्यू हमें गिवन होती हैं उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स, ये जो हम डाटा पॉइंट जो मतलब अपर बाउंड्री की अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें एक और भी लाइन आ जाती है जिसको हम वार्निंग लाइन कहते हैं, अपर वार्निंग लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट। तो वो सारा कुछ हम लोग वो स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन होती हैं उससे डिटरमाइन करते हैं, और उससे हम पता चलाते हैं कि ये जो हमारे पास सिस्टम है वो हमारे स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर है या नहीं है। पहला है प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट। Property control chart, the chart in which result for single measurement or mean of the several replicate measurement are plotted sequentially। मसलन हमारे पास अगर कोई एक सैंपल गिवन है तो हम उसको भी उसका मीन भी हम लोग चार्ट के थ्रू यानी प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पर। लेकिन अगर हम उस मीन वैल्यू को बार बार रेप्लिकेट करें, मतलब एक्यूरेट रिज़ल्ट के लिए, हाँ, तो वो जो जितनी बार भी हम लोगों ने उसकी रेप्लिकेशन की यानी बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो सब को भी हम एक तरतीब के साथ उस प्लॉट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट इज सीक्वेंस ऑफ पॉइंट। इसमें सबसे जो अहम बात है ना, वो हम पॉइंट्स को बहुत सीक्वेंस से लगते हैं। जो पहला आपके पास आएगा सीक्वेंस वो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, दूसरा सीक्वेंस दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, या आगे हम जाके ना मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ ग्राफ के अंदर। जैसे ना यहाँ पे ये सैम्पल 1 है तो ये उसका रिज़ल्ट आया, हमने उसका रेप्लिकेट किया सैम्पल 2, फिर उसका रेप्लिकेट, तो ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। तो पहले के अंदर जो पॉइंट है वो 97.3 है, 98 पॉइंट, फिर 100, 99 और 100.9। ये जो पहले 5 पॉइंट है ना आपके पास ये, तो ये जो है पहले सैंपल के हैं। लेकिन ये आगे सीक्वेंस के साथ देख लें, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से हम लोग ना मतलब सीक्वेंस जो पॉइंट्स की होती है ना वो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और एक ग्राफ बना देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी चार्ट की एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो इस चार्ट को भी कंडक्ट करने के लिए एक कंट्रोल एक आपके पास जो होगी मीन लाइन होगी। अच्छा, इस चार्ट को भी जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो इसके लिए नेसेसरी है कि सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू निकालें उस प्रॉपर्टी यानी सैम्पल की गिवन की प्रॉपर्टी चार्ट की, फिर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टेटिस्टिकल वैल्यू आर डिटरमाइन यूजिंग, जो हम लोग इसके स्टेटिस्टिकल वैल्यू यानी कि जो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसके लिए कम से कम आपके पास 7 to 15 सैम्पल्स होने चाहिए, और वो ऐसे सैम्पल होने चाहिए जो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर हों। फार्मूला यूज़ जो इसके अंदर होंगे, तो सेंट्रल लाइन जो कंट्रोल लाइन के लिए होगा तो वो तो हम लोग एक्स बार की जो करेंगे मीन लेंगे उसका, तो वो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कंट्रोल लाइन के लिए होगी। पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइन आर डिटरमाइन कि हम लोग वो पोजीशन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ कहाँ पे होगा, लोअर वार्निंग लिमिट और लोअर अपरिंग लिमिट किन किन पॉइंट्स के बीच में आएगा, तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करने का ये वाला फार्मूला है जो समीशन एक्स आई से मुराद कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है माइनस एक्स बार ओवर n-1 n टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे जितने सैम्पल्स के ग्रुप्स होंगे।
ये है अपर और लोअर वार्निंग लिमिट के लिए डिफरेंट फार्मूले। उसके लिए ये CL जो है ये कंट्रोल लाइन यानी जो हम लोगों ने एक्स बार निकाला हुआ है उसकी वैल्यू होगी, एस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होगी, और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट फैक्टर है जो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो अपर वार्निंग लिमिट है ना, अपर के लिए हमेशा प्लस का साइन यूज़ होगा और लोअर के लिए हमेशा माइनस का साइन यूज़ होगा। इस तरह जब हम अपर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे वहाँ पे +3s हो जाएगा और लोअर कंट्रोल लाइन के लिए माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसकी ना ये जो हमने अभी तक पढ़ा ना वो तो था एक सिंगल पॉइंट की डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब उसमें हमारे पास सिर्फ एक डाटा है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है। लेकिन प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट को हम लोग कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, मतलब मीन वैल्यू के रेप्लिकेट डिटर्मिनेशन के ऊपर होगी, वो भी एक सिंगल सैंपल की, लेकिन उसकी हम बार बार रेप्लिकेट करेंगे। पहली दफ़ा देखेंगे कोई और रिजल्ट आएगा, फिर हम उसकी रेप्लिकेशन, मतलब उसका हम लोग उसके प्रिसीशन चाहते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहते हैं, तो वो भी हम लोग इसके तरीके इस पर ना डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आयत से मुराद कोई भी हो सकता है, तो ये आयत की एक मीन वैल्यू हम लोग निकालते हैं। फिर ये जेथ वो एक रेप्लिकेट है जिसके हम लोगों ने बार बार रेप्लिकेशन की हुई है, उसके थ्रू हम लोग उसका कंट्रोल लाइन को मैयर करेंगे। फिर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस, अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है ना वो वेरिएंस, मतलब उसके अंदर जितनी भी वेरिएंस आ रही है ना वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फार्मूला ये आपके पास गिवन है, एक्स स्केयर आई किसी भी हो सकता है, तो उसके ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशंस जो वेरिएंस के निकालेंगे ना वो फिर ये उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है वो ये वाली स्टैंडर्ड डेविएशंस की फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे आके अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए डिफरेंट फार्मूलेज यूज़ होते हैं। वो फार्मूले आपके पास गिवन है, कंट्रोल लाइंस यानी CL जो हम लोगों ने एक्स बार निकाला हुआ आइथ का, और फिर ये 2s प्लस ये s हम लोगों ने ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का, और जो r हमारे पास जो गिवन होगा ना, रेप्लिकेट हमने जितनी बार भी किया होगा रेप्लिकेट, तो ये उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें आप लोग एक प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो डिफरेंट रिकवरी स्पाइक रिकवरी डाटा के लिए। ये सैम्पल 1 आप लोगों के पास है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास 97.3 है, उसको हम लोगों ने रेप्लिकेट किया, फिर 98.1 है, फिर किया वो 100, फिर इस तरह आपके पास सैम्पल 6, 7, 8 और तकरीबन आपके पास 20 सैम्पल्स हैं। जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 20 डाटा पॉइंट है ना वो तकरीबन 99.9 है और 1.6 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो मीन्स आप लोग के पास वो 99.4 है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.6 आ रही है। अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास 104.2 और लोअर कंट्रोल लिमिट आपके पास आ रही है 102.6, और जो वार्निंग लिमिट्स हैं वो एक 96.2 और एक 94.6 आती है। ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं और उसके बाद हम लोग ये ग्राफ ड्रा करते हैं और ये आप लोगों के पास एक ग्राफ जो है वो अब आ गया है। नेक्स्ट है प्रिसीशन कंट्रोल चार्ट। दी चार्ट इन विच रेंजेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर प्लॉटेड सीक्वेंसली। इसमें हम लोग रेंजेस को, मतलब जैसे हम लोगों ने एक्स चार्ट पढ़ा था तो एक्स चार्ट जो था वो ज़्यादातर हम लोग पास प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, अब हम आर चार्ट जिस तरह हम लोगों ने आगे पीछे स्टडी किया तो वो प्रिसीशन कंट्रोल चार्ट की तरह ही है। इसको मैयर करने के लिए मोस्ट कॉमन मैयर ऑफ प्रिसीशन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग प्रिसीशन कंट्रोल चार्ट, वो रेंज हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। रेंज जो होती है वो लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू होती है किसी भी जो हमारे पास सैम्पल्स गिवन होते हैं। तो कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल चार्ट रेंजेस, तो उसके लिए हमें 15 से 20 सैम्पल्स चाहिए होते हैं, जो ऐसे सैम्पल्स होने चाहिए जिनका हमें पता हो कि वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर आते हैं। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है कंट्रोल लाइन के लिए, तो वो हम लोग जो हम लोग जब डिफरेंस लेते हैं रेंजेस की तो उसकी फिर हम लोग मीन्स निकाल लेते हैं। अपर कंट्रोल लाइंस और अपर वार्निंग लाइंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो गिवन है, वो ये जो FU यानी कि FUCL, यहाँ पे जो F है ना ये एक फैक्टर्स होते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, और मल्टीप्लाई वो रेंज है जो हम लोगों ने निकाली होगी। तो ये जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट के लिए कोई फार्मूला नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रेंजेस होती हैं ना वो या तो ज़ीरो के इक्वल होती हैं या उससे बड़ी होती हैं, तो उसमें कोई भी लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट नहीं होती। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, तो इससे हम लोग सबसे पहले रेंजेस के डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग उसका
रेंज की आर बार मैयर करेंगे, फिर उससे हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। ये यहाँ पे आपको कुछ उन्होंने मतलब हमने किया भी हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, और ये वो ग्राफ है जो हमारे पास आता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो